मुझे पता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, बट एक बात को याद रखो, इन प्रॉब्लम से जो भी डर जाता है, जो आसानी से गिव अप कर देता है, वही हार मानता है, वही लास्ट में अपनी सक्सेस को, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता है। सो टाइम को समझो। अगर हार्ड टाइम भी चल रहा है, मुश्किल समय भी चल रहा है, सबकी लाइफ में आता है, सबकी लाइफ में मुश्किल समय आता है, बट जो उस मुश्किल समय में भी डट के खड़ा रहता है, मेहनत करता है और आगे बढ़ता है, सफलता की राह पर चलता है, वही कुछ करके दिखा पाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, इस मुश्किल समय में डरना नहीं है, डट के सामना करना है और आगे बढ़ना है, अपने गोल्स को अचीव करना है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तामिका। आज चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का, जो कि हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकेंड लेक्चर है। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने किस चीज के बारे में डिस्कस किया था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, ये हमने समझा था कि जब कोई भी एक वायर जो होती है, उसमें जब करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड, उसके आसपास क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना। और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। जब भी किसी भी एक वायर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, कैसे जनरेट होती हैं, ये भी चीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक जो मैग्नेट होता है वो कैसे, जब नॉर्थ पोल आपस में पास में आते हैं तो वो रिपेल करते हैं, और जब टू अनलाइक पोल्स मतलब कि अलग अलग पोल्स जब आपस के मैग्नेट में पास में आते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो मैग्नेट होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और एक वो क्लोज लूप बनाते हुए साउथ पोल पे एंटर करती हैं। और मैग्नेट के अंदर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे एंटर करती हैं, और मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो साउथ से निकलती हैं और नॉर्थ पे एंटर करती हैं। और फिर इसके बाद हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं तो उसका क्या मतलब होता है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है उसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती हैं वो आपस में कभी भी क्रॉस कट नहीं होती है, दो फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आज इस लेक्चर में मेनली हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है कि जब अपन कोई भी एक स्ट्रेट वायर ले लें और उसमें करंट फ्लो कराएं, जैसे ये वायर मैं बना लूँ, ये स्ट्रेट वायर मैं बना लूँ और इसमें मैं करंट फ्लो करा दूँ, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो कैसे बनेगी और उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमें कैसे पता चलेगा? तो वो डायरेक्शन हमें राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है, जिसको अपन मैक्सवेल रूल भी कहते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी डेफिनेटली। और स्ट्रेट वायर के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रेट वायर में जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती है। फिर अपन पढ़ेंगे कि अगर अपन वही वायर को क्लोज लूप में चेंज कर दें, मतलब कि इस शेप में करके कुछ ऐसा कर दें, तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा। फिर अपन इसके बाद पढ़ेंगे सोलेनॉइड के बारे में, ठीक है। इस बेसिक लेक्चर में हमारा यही फोकस रहेगा कि कैसे स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, कैसे लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, और हमारा सोलेनॉइड क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कुछ बेसिक सी चीजें हैं। A wire carrying a current was able to deflect a compass needle। हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि जो एक अपन ने वायर पर ले लिया, अगर अपन ने एक ये वायर ले लिया तो अगर इसमें अपन क्या फ्लो करा रहे हैं, करंट फ्लो करा रहे हैं, करंट फ्लो करा रहे हैं, तो जब इसके पास एक अगर अपन नीडल लाएंगे मतलब कि कंपास लाएंगे, तो ये जो कंपास की नीडल होगी वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी ना वहां पे ऐसा कि ये करंट फ्लो होता था किसी भी चीज में, तो जब ये करंट फ्लो होता था तो जो नीडल होती थी वैसे डिफ्लेक्ट होती थी, है ना, डिफ्लेक्ट होती थी ना हमारी नीडल। याद आ रहा होगा कि जैसे हम लोगों ने वो चीज देखी थी यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा ऐसे ये नॉर्थ पोल रहता था, वही साउथ पोल रहता था, और ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी नॉर्थ पोल से निकल के कहाँ पे, साउथ पोल पे जा रही होती थी। तो जब हम यहाँ पे कोई भी कंपास रखते थे तो उसकी जो नीडल होती थी वो कैसे डिफ्लेक्ट होती थी, उसकी जो नीडल होती थी वो किस साइड शो करती थी,
ऐसे शो करती थी इस साइड को, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहता था उसी साइड हमारी निडल शो करती थी। अगर इस कंपास को अपन यहाँ पे रख लेते थे तो जो निडल होती थी वो किस साइड को शो करती थी, ऐसे शो करती थी, है ना। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है। तो भाई ये अ वायर कैरिंग अ करंट वाज एबल टू डिफ्लेक्ट अ कंपास नीडल, जो भी एक वायर होती है जिसमें अपन करंट फ्लो करा रहे होते हैं, तो उसके पास अगर अपन क्या ला दें, एक कंपास ला दें, और वो कंपास जब अपन एक करंट कैरिंग वायर के पास लाएंगे तो उसकी जो कंपास की नीडल होगी वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, जैसे कि मैग्नेट के केस में होता आ रहा है। फिर देखो, नाउ द कंपास नीडल इज अ टाइनी मैग्नेट व्हिच कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा निडल होता है, कंपास का जो हमारा निडल होता है उसमें क्या होता है, एक छोटा सा मैग्नेट होता है, और इसी मैग्नेट के चक्कर में हम कह सकते हैं कि जो एक करंट कैरिंग वायर क्या है, एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो ये जो कंपास होता है, वो कंपास की नीडल जो होती है वो डिफ्लेक्ट क्यों होती है, वो मूव क्यों करती है, क्यों, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रख जाती है। मैंने क्या बताया, एक करंट कैरिंग वायर जो हमारी रहती है वो क्या बनाती है, अपने आसपास क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। और ये जो कंपास जब अपन उस फील्ड में रख देते हैं, इसीलिए इसकी जो नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट होती है। क्यों, क्योंकि जो इस कंपास की नीडल होती है उसमें भी एक छोटा मैग्नेट लगा रहता है, और उस छोटे मैग्नेट को जब अपन मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है। टाइनी जो हमारी नीडल है वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। फिर इसके आगे देखो, सिंस अ करंट कैरिंग वायर वाज एबल टू डिफ्लेक्ट अ कंपास नीडल, अगर अपन वही है कि करंट कैरिंग वायर के पास एक कंपास नीडल रख देंगे तो इट मींस दैट अ करंट फ्लोइंग इन अ वायर गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड। इससे अपन ये इस स्टेटमेंट से अपन क्लियर कर सकते हैं कि जो एक करंट कैरिंग वायर है, जब उसके आसपास अपन क्या रख दें, एक कंपास रख दें, और वो कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होगी। और कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट कब होती है, जब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड रहे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड रहे। तो जब एक करंट कैरिंग वायर के पास अपन कंपास रख देंगे और उसकी जो उसकी मैग्नेटिक नीडल होगी वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। जब मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगी तब अपन ये कह सकते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास क्या बनाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। क्लियर हो गया ये पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि आप कैसे कह सकते हो कि एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, तो आपको यही चीजें बतानी होगी, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो इसे फटाफट से नोट भी कर लो। क्वेश्चन पूछेगा कि आप कैसे कह सकते हो कि जो एक करंट कैरिंग वायर है वो अपने आसपास क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। तो आप क्या बताओगे डायरेक्टली कि जो एक करंट कैरिंग वायर होती है, अगर उसके पास में अपन कोई भी एक कंपास को रखते हैं तो कंपास की जो नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट होती है, और जो कंपास की नीडल होती है वो हमारी किसकी बनी रहती है, उसकी जो नीडल रहती है उसमें एक मैग्नेट रहता है, और जब वो नीडल डिफ्लेक्ट करती है, और वो नीडल कब डिफ्लेक्ट होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड में। और करंट कैरिंग वायर के बगल में जब अपन मैग्नेटिक फील्ड रख रहे हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेट रख रहे हैं, वो उस कंपास को रख रहे हैं तो डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसी तरह से अपन कह सकते हैं कि जो एक क्या है हमारी करंट कैरिंग वायर है वो क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़े। राइट हैंड थंब रूल देखो, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज नोन देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाइंड। सबसे अच्छा, बहुत अच्छा राइट हैंड थंब रूल नहीं होता ना तो अपन कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को अपन पता नहीं लगा सकते, बट ये एक देन है मैक्सवेल जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये राइट हैंड थंब रूल को क्या किया था, बताया था। इसीलिए राइट हैंड थंब रूल को अपन क्या कहते हैं, मैक्सवेल कॉर्क रूल भी कहते हैं, ठीक है। अगर अपन से एग्जामिनेशन में ऐसा पूछता है कि राइट डाउन द मैक्सवेल रूल, तो अपन को ये लिखना है, ये वाला, इतना यहाँ से यहाँ तक का जो मैं अभी आपको समझाती हूँ, ठीक है। क्या मैंने बताया कि जो हमारा राइट हैंड थंब रूल होता है उसको अपन मैक्सवेल रूल भी कहते हैं। इसीलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, इसलिए मैं आपको पहले ये चीज बता रही हूँ, क्योंकि काफी बार एग्जाम में हमारे साथ ऐसा होता है ना कि आंसर हमें पता होता है बट वो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है वो हम नहीं समझ पाते। इसीलिए आप याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि राइट हैंड थंब रूल को अपन मैक्सवेल थंब रूल भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि अगर हमें किसी ने बता दिया कि हमारे करंट का डायरेक्शन ये है, तो उससे अपन अपना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, करंट तो हम फ्लो कराएंगे तो हमें करंट का डायरेक्शन तो पता होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वायर, पेंसिल ले लेती हूँ, वायर तो नहीं मिलेगी मेरे पास, ये एक अगर अपनी वायर है, इसमें अगर मैं कह दूं कि मेरा जो करंट है वो ऊपर के साइड में फ्लो हो रहा है, तो हमारे वो क्या होगा, हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा या तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस साइड पे होगी। और ऐसे मैं कह दूं कि ये
ये टिप जो है वो पॉइंट कर रही है नीचे के साइड, और जो करंट है हमारा वो नीचे के साइड जा रहा है। तब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे बनेगी, और जो हमारे उसका किसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, ये चीजें हमें क्या कैसे पता चलता है, राइट हैंड थंब रूल से हमें ये चीज पता चलती है। अब देखो राइट हैंड, अगर आपसे पूछता है कि डिफाइन राइट हैंड थंब रूल, अगर अपन से पूछ ले तो अपन क्या लिखेंगे, देखो इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर इन योर हैंड। वैसे तो ये जो करंट कैरिंग वायर होती है इसको अपन कभी भी हाथ में ऐसे डायरेक्ट नहीं पकड़ते, लेकिन अपन इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो मेरी ये जो ढक्कन है ना वो डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। ये अगर कैप मैं ऊपर लूंगी, ये पूरे लेक्चर में आप ये चीज नोट कर लेना कि मैं इसको अपनी वायर मान के चलूंगी। ये जो मेरा मार्कर है ये मेरे लिए आज से मेरी तार बन चुका है, वायर बन चुका है। हाँ, वही तार जिससे दिल के कनेक्शन भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे अपनी बॉन्डिंग बन चुकी है ना, मैं पढ़ाती हूँ, आप लोग मेरे लेक्चर्स देखने आते हो कंटिन्यू, 1 घंटे के लेक्चर 45 मिनट्स के लेक्चर आप देखते हो, तो ऑफकोर्स हमारे बीच में भी एक बॉन्डिंग बन चुकी है, ठीक है। तो देखो आज से जब भी मैं ये मार्कर को ऐसे पकड़ूंगी तो ये जो कैप रहेगी, इसका ये जो काला काला ढक्कन है, ये अगर ऊपर है तो मतलब कि करंट मेरा ऊपर के साइड जा रहा है, और अगर मैं इसको ऐसे नीचे पकड़ लूंगी तो मेरा करंट किस साइड जा रहा है, नीचे के साइड जा रहा है। ये आज से आप याद रखोगे, ठीक है। तो अपन क्या कह रहे हैं, इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड। राइट हैंड तो सबको पहचान में आ रहा है ना, देखो ये मेरा राइट हैंड है। अगर मैं आपके तरीके से बैठूं तो आपका राइट हैंड इस साइड वाला होगा। हाय हाय, समझ में आ रहा है? पागल बनती मत नहीं करते, चलो पढ़ाई करते, ठीक है। ये कैमरे का ना वो फोकस पता है ना, उल्टा अपन को दिखता है कैमरे के सामने। रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़ोगे ये सारी चीजें कि आपको ना मेरा ये राइट हैंड है तो आपकी तरफ से अगर मैं देखूं, आप ऐसे बैठ के मुझे देख रहे हो तो आपके साइड से ये वाला राइट हैंड है, ये वाला राइट हैंड है मेरा, ठीक है। मैं कल से क्या करूंगी, इस हाथ में वॉच पहन लिया करूंगी तो आपको मेरा राइट हैंड अलग से समझ में आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला मेरा राइट हैंड है। क्या कह रहा है हमें कि हमें क्या करना है, जो भी करंट जिस भी वायर पे हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसको अपन को राइट हैंड पे ऐसे मुट्ठी पे बंद करके पकड़ लेना है और अंगूठे को ऐसे रखना है। ऐसे पूरा बंद मत करना, ऐसे रखना, ठीक है। अंगूठे को बंद नहीं करना, अंगूठे को खोल के रखना। फटाफट से अपने राइट हैंड पे देखो, ये चैप्टर ना तभी समझ में आएगा जब अपने हाथों का आप इस्तेमाल करोगे, अपने हाथों को आप यूज करोगे। वो कोई यहाँ पे राम नारायण सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही है कि आप लोग बैठे हो चावल हाथ बिल्कुल बंद करके चावल लेके बैठे हो कि मैं अपना हाथ तो यूज ही नहीं करूंगा, ठीक है। तो ऐसा सत्यनारायण की कथा नहीं सुनना है। अपन को क्या करना है कि अपने हाथों को यूज करना है, क्योंकि अपन ने उसमें चावल नहीं ले रखा है। चावल रखे होते तो हमारे हाथ बंद होते, लेकिन चावल नहीं लिया है, हाथ खुले हैं, हाथों को यूज करना है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे करती चल रही हूँ वैसे वैसे करते चलना, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, वरना ये चैप्टर तो बच्चों को नहीं समझ में आता है। इसीलिए मेरी ये कोशिश है कि मैं आसानी से आपको समझा पाऊँ, इसीलिए हाथों को यूज करते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। तो क्या करना है, अपना राइट हैंड सब लोग लो, राइट हैंड ले लिया, सबके पास है, लेना किससे है भाई, ठीक है। हाँ बहनों, तुम किसी से दान बहन मत लेना हाथ, सब लोग अपना राइट हैंड को करो। राइट हैंड कर लिया सब लोगों ने, उसमें जो भी करंट कैरिंग वायर है वो आपको ऐसे पकड़ लेनी है और अंगूठे को आप ऐसे रख लो, ऐसे मत करना, ऐसे रखना, ठीक है। पकड़ लिया सब लोगों ने इतना। अब क्या कह रहा है, राइट हैंड पे आपने पकड़ लिया, सो दैट योर थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो मैंने क्या बताया था, अगर मार्कर को मैं ऐसे पकड़ रही हूँ मतलब कि मेरा ये क्या है, करंट क्या है, ऊपर के साइड जा रहा है। करंट क्या है, ऊपर के साइड जा रहा है। जब आपका करंट ऊपर के साइड जाएगा तो आप अपने थंब को किसकी डायरेक्शन में रखोगे, करंट की डायरेक्शन में। अगर आपका, मैंने क्या बोला, अगर आपका करंट ऊपर के साइड जा रहा है तो आपका ये जो अंगूठा है वो भी ऊपर के साइड होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया, मेरा करंट ऊपर के साइड जा रहा है तो मेरा ये जो अंगूठा है वो भी किस साइड पे, ऊपर के साइड पे पॉइंट कर रहा है। सच में हद गर्मी हो रही है यहाँ पे। देखो अगर अब देखो यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा था, मेरा अंगूठा भी ऊपर कर रहा था। अब मेरी जो एक वायर है उसमें करंट किस साइड जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो जब करंट नीचे के साइड जा रहा है तो अपन इसको ऐसे नहीं पकड़ेंगे, इसको अपन ऐसे पकड़ेंगे। हाँ हाँ, मेरा हाथ मुड़ने लगा, देखो ऐसा। आप भी अपना हाथ ऐसा उल्टा सीधा करो, मेरा अकेला हाथ नहीं टूटना चाहिए, ठीक है, बता रही, वार्निंग है। तो देखो यहाँ पे करंट नीचे जा रहा है तो अपने जो अंगूठा हुआ ये भी कहाँ पे पॉइंट करेगा, जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उसी डायरेक्शन में अपन को अपना अंगूठा रखना है। ये बात बहुत स्टार बना के अपनी कॉपी में नोट कर लो कि जिस भी डायरेक्शन में हमारा करंट जाता है उसी डायरेक्शन में अपन को अपना अंगूठा रखना है। व्हाट्सएप लैंग्वेज में बिल्कुल सब लोग लिख लो,
कि जिस भी डायरेक्शन में हमारा करंट जाएगा उसी डायरेक्शन में हमारा अंगूठा भी पॉइंट करेगा। जैसे ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसमें हमारा करंट ऊपर से कोई ऐसी वायर होगी और नीचे साइड को करंट जा रहा है, नीचे साइड को करंट जा रहा है, मतलब कि अपन अपने अंगूठे को नीचे साइड रखेंगे। और यही वायर में मैंने अगर कह दिया कि ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसमें जो करंट है वो ऊपर के साइड जा रहा है, तो अपन अपने अंगूठे को कैसे रखेंगे? ऊपर के साइड। समझ में आ गया? जब करंट ऊपर जाएगा तो हमारा अंगूठा जो है वो भी ऊपर के साइड पे पॉइंट करेगा, मतलब करंट की डायरेक्शन में हमारा अंगूठा उसी डायरेक्शन में पॉइंट करता है जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो हो रहा होता है। अगर ये ऐसे होगा, करंट नीचे होगा, तो हमारा अंगूठा जो होगा वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। फिर देखो यहाँ तक पढ़ लिया ना डायरेक्शन। देन देखो फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती है। देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर इंसर्कल द वायर will give the direction of magnetic field line around the wire। देखो आप जैसे अपन ने ये हमारा ये है, ये अपने ये है, ये मार्कर को मैं दूसरे हाथ से पकड़ रही हूँ, आपको उसी हाथ से पकड़ना है, ठीक है? आप भी मतलब ऐसे समझने के लिए दूसरे हाथ से पकड़ लो, क्योंकि मुझे ये उंगलियों का खेल अब दिखाना है, जादू दिखाना है उंगलियों से, इसीलिए। देखो ये हमारी करंट कैरिंग वायर है, इसमें जो हमारा करंट है वो किस साइड जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो जो हमारा अंगूठा होगा वो किसके तरफ अपन को पॉइंट करना है? नीचे के साइड। अंगूठे को नीचे के साइड क्यों? क्योंकि जो हमारा करंट है वो नीचे की साइड जा रहा है। ऐसे इसको पकड़ लिया हमने, मान लो कि ये पकड़ लिया। अब देखो ये मेरा करंट नीचे जा रहा है, कैप क्या दिखा रही है कि मेरा करंट नीचे जा रहा है, अंगूठा भी नीचे। अब ये जो आपकी उंगली है, इनको आप इसको पकड़ने के लिए आप क्या करोगे? ऐसे इन उंगलियों को ऐसे घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे इन उंगलियों को। समझ में आ रहा है? इसको आपको, इस वायर को आपको पकड़ना है, ठीक है? नीचे अंगूठा क्यों है ये तो पता है। इस वायर को आपको पकड़ना है, तो आप क्या करोगे? इसको ऐसे घुमाओगे, ऐसे, ये ऐसे घुमा लिया पूरा, ऐसे थी, इसको ऐसे आपने घुमाया और ये करंट कैरिंग वायर आपके हाथ में आ गई। अब जो ये ऐसे आप घुमा रहे हो, यही डायरेक्शन होता है आपका किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। इस साइड पे कौन सा डायरेक्शन है? इस साइड पे ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का। यही मार्कर को, करंट कैरिंग वायर को अगर आप ऊपर के साइड कर लेते हो, मतलब कि करंट जो हमारा ऊपर के साइड जा रहा है, करंट ऊपर के साइड जा रहा है, जब करंट ऊपर के साइड जा रहा है, करंट ऊपर की साइड जा रहा है ना, तो अंगूठा भी ऊपर रहेगा। इस मार्कर को पकड़ने के लिए आप क्या करोगे? इस मार्कर को पकड़ने के लिए आप क्या करोगे? ऐसे अपनी फिंगर्स को करोगे। तो इस साइड हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किस साइड आएगा? इस साइड पे आएगा। ये हमारी फिंगर्स होती है वो इस साइड घूम के आ रही होती है। इस साइड मेरे साइड दिख रही, लेकिन ये जो नीचे कर देते हैं तो किस साइड जाती है? उस साइड जाती है। क्लियर हुआ? ये मैं भी इतना हाथों का खेल, जो हाथ से अपन ये चीज को समझते हैं, आई होप वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू भी समझाती हूँ, ठीक है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाथ से कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे देखो मैंने वही चीज बना रखी है ना, एक वायर बना रखी है जिसमें कि करंट कहाँ पे जा रहा है? वायर है, और जिसमें करंट ऊपर जा रहा है। अपन को इस वायर को अपने किस हैंड से पकड़ना है? राइट हैंड से। और ये हैंड की ड्राइंग पे कोई भी नहीं हंसेगा। हम वही बच्चे हैं जो बचपन में कहते थे कि ड्राइंग से पढ़ाई का क्या लेना देना है। तो आज समझ में आता है कि वो ड्राइंग क्लासेस में कुछ ना करने का नतीजा क्या निकलता है कि एक हाथ तक बनाते नहीं बनता है, ठीक है? तो हंसेगा कोई नहीं, सीरियसली बोल रही हूँ, मुझसे नहीं आता, बट मैंने कोशिश की है, ठीक है? देखो ये वायर है हमारी, इसमें करंट ऊपर के साइड, ढक्कन ऊपर है, मतलब करंट ऊपर के साइड जा रहा है। इसको ऐसे घुमा के ऐसे पकड़ो और यहाँ पे इस साइड की तरफ तुम्हारी उंगली यहाँ से ये ऐसी आ रही है और ये तुम्हारा अंगूठा ऊपर की तरफ है, तुम्हारा अंगूठा ऊपर है और ये तुम्हारी ऐसे ऐसे उंगलियां ये आ रही है। जब ध्यान दोगे तो उंगली यहाँ से ऐसे आ रही है इस साइड को। उंगलियों का डायरेक्शन आप अच्छे से करना, तो ये डायरेक्शन आपको मिलेगा। आपकी उंगली ऐसे घूम रही होगी। कैसे? आपकी उंगली कैसे घूम रही है? ये है ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऐसे चक्कर लगा रही है, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही है ना? तो ये उंगलियां कहाँ से रही है? इस साइड से इस साइड आ रही है। ऐसे एरो दिखाओगे तो यही डायरेक्शन हमारा क्या डायरेक्शन हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है? ये अपना राइट हैंड था। अब यहाँ पे भी हाथ बना लेना, मेरे से नहीं बनता, मैं सीरियसली बता रही हूँ, सच बोल रही हूँ। देखो अब यही एक वही वायर है जिसमें करंट किस साइड जा रहा है? नीचे के साइड। तो हमारा अंगूठा भी किस साइड को होना चाहिए? नीचे के साइड।
नीचे के साइड जब आप अपना अंगूठा करो तो आप अपनी उंगलियों को इसको देखो, इसको ऐसे पकड़ लेना। मैं ऐसे करूँगी तो मेरे से नहीं बनेगा। देखो अंगूठा नीचे की साइड है, क्योंकि ढक्कन नीचे की साइड है, मतलब कि करंट नीचे की साइड जा रहा है। तो ये ऐसे हम पकड़ेंगे, इसको ऐसे रोल करेंगे तो हमारी उंगली किस साइड को, ऐसे ऐसे चक्कर काटेंगे हमारी उंगली। पहले इस वाले केस में कैसे काट रही थी, ऐसे 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 ऐसे, और इस वाले केस में ऐसे ऐसे काटेंगे। ये यहाँ से ऐसे जाएगी, ये पट से ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रही होगी। इसका डायरेक्शन ये ऐसे होगा, ठीक है। इस साइड को पट्टे से जा रही है ना, ये ऐसे पकड़ने की कोशिश करोगे, इस साइड को झटका लगेगा। किस साइड को, इस साइड को झटका लगेगा, ठीक है, उस साइड को झटका लगेगा ना। और इस केस में जब आप ऊपर रहेगा तो इसको ऐसे पकड़ने की कोशिश करोगे ऐसे झट से, तो इस साइड को झटका लगेगा, मतलब कि इस साइड को। क्लियर हो रहा है ना ये चीजें, क्योंकि ऐसे ही समझ में आएगा आपको, इसके अलावा इसका कोई भी तरीका नहीं आपको समझाने का। आपको अपने राइट हैंड से ही ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करके देखनी पड़ेगी प्रॉपरली। आप उसे पकड़ो, देखो आपकी फिंगर्स जो किस साइड पे रोल हो रही हैं, कर्ल हो रही हैं, तब उनसे आप क्लियरली समझ पाओगे। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन इन दोनों केस में है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी। आपके जो भी डाउट्स अभी भी रह गए उनको मैं क्लियर करूंगी, क्योंकि राइट हैंड रूल को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये चीज़ आपको बार बार कह रही हूँ कि इसको अच्छे से समझो, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब आपको बचपन में ना, जब अपन सेकेंड थर्ड क्लास में रहते हैं तो घड़ी देखना सिखाया जाता है, और सीरियसली मुझसे ये घड़ी देखते मेरी 5th क्लास में बनी है। नहीं बनती थी घड़ी देखते, तुम लोग में से सबको बनती है ना। 10th वाले बच्चे हो भैया बहनों, घड़ी देखते बननी चाहिए। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, ये सारी चीजें समझ में आती हैं। अब मजाक मत उड़ाना कि दीदी से घड़ी देखते नहीं बनती थी। देख 12, 3, 6, 9 ऐसे घड़ी में कांटे होते हैं, और ये घड़ी का कांटा कैसे चलता है, पहले 12 में रहता है, फिर 3 में आता है, 6 में आता है, 9 में आता है, ऐसे घूमता चलता है। मतलब वो कांटा कैसे, पहले यहाँ रहता है, फिर यहाँ पहुंचता होगा, फिर यहाँ आता होगा, यहाँ आता होगा, यहाँ आता होगा। तो उसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन इस साइड को ऐसे ऐसे वो घूमता है ना। उसको एरो कैसे लगाओगे, ऐसे, वो ऐसे घूमता है। कभी देखा है कि 12 से 9 में यहाँ से ऐसे कांटा घूम रहा हो, ऐसे कभी नहीं घूमता। यहाँ से जो कांटा घूमता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, ये डायरेक्शन होता है। तो जो घड़ी का हमारा कांटा होता है वो जिस भी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूमता रहता है उसको अपन क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। जैसे घड़ी का कांटा यहाँ 12 से स्टार्ट हुआ और वो ऐसे 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 ये डायरेक्शन में घूमता गया और फिर से 12 में आ गया, तो ये डायरेक्शन हमारी क्या होगी, इसको अपन क्लॉकवाइज कहेंगे। और जो अगर अपन मान लो को ऐसा होता नहीं है, अगर अपनी घड़ी में ऐसे घूमता कि वो 12 से स्टार्ट होता, पहले 9 पे आता, फिर 6 पे जाता, फिर लास्ट में ये डायरेक्शन होता, तो ये तो रियल में होता नहीं ये डायरेक्शन, तो इसको अपन क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। ऐसे जब कोई भी चीज यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो और ऐसे घूमे तो इसको अपन कौन सा डायरेक्शन कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। और जब कोई भी चीज यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे ये घूमे, उल्टा घूमे, देखो जब ऐसे घूमती हैं चीजें तो उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, जब ऐसे घूमती हैं चीजें तो उसको अपन क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। आई होप क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज आपको क्लियर हो गया होगा। काफी सारे बच्चों को पहले से ये चीजें मालूम रही होगी, बट ना ये हो जाता है ना कि एक भी पॉइंट को मिस कर दो, तो अगर उस बच्चे से ये पॉइंट नहीं आता रहेगा तो उसको आगे के कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आने लगती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि भलाई मैं आराम से पढ़ाऊँ आपको, लेकिन जो हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिस पे बच्चों को जो भी चीज़ें समझ नहीं आती हैं वो मैं आपको क्लियर कराते हुए आगे बढ़ सकूँ, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके और आप अपने बोर्ड एग्जाम में अपकमिंग एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है। तो क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे एरो कैसे बने हुए हैं, ऐसे, इस साइड से कोई भी चीज जा रही है, ये ऐसे, मतलब कि 12 से कोई चीज पहले यहाँ पे क्या रहता है, अभी भी घड़ी में मुझसे नहीं आता लगता है, यहाँ से 12 से 9 रहता है, फिर यहाँ 6 रहता है, तो पहले यहाँ 12 से किस में आ रहा है, 9 में आ रहा है, फिर ये 3 में जा रहा है, फिर 12 में, तो यहाँ पे क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 3 होगा, है ना, ऐसे। यहाँ पे 12 6 बनाते नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ये चीजें बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होगा मान लो, तो ये स्टार्ट कहीं से भी हो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखो कि ये ऐसे जा रहा है, एरो ऐसे 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 जा रहा है, मतलब कि 3 से 6 बज रहे हैं, फिर 9 बज रहे हैं, फिर 12 ऐसे चल रहा है, मतलब कि क्या है, यहाँ पे हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है,
क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज वर्टिकली अपवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। जब हमारा करंट ऊपर की डायरेक्शन में रहता है तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहता है वो क्या रहता है, एंटी क्लॉकवाइज रहता है। और सेम चीज फिर यहाँ पे लिखी हुई है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज वर्टिकली डाउनवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज क्लॉकवाइज। जब हमारा जो करंट रहता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड, जो हमारा जब करंट हमारा डाउनवर्ड फ्लो होता है, नीचे की तरफ जाता है, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है वो कैसी रहती है, कैसी रहती है, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में रहती है। ये क्लियर हो गया। अब मैं स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग, जो हमारी स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग है उसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है वो मैं आपको पढ़ाऊं। सो फर्स्ट देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। वो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट वायर में कैसे बनती है। देखो क्या वो कह रहा है, ये समझ में आ गया ना। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न मतलब कि जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न रहता है वो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए कैसा रहता है। ये चीजें काफी बार एग्जाम में, तीनों केस जो अभी हम पढ़ेंगे, ये तीनों केस एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे बिल्कुल भी मिस मत करना, अच्छे से समझ के चलना, ठीक है। तो ये देखो वही चीजें मैंने बताया है सब कुछ। अगर आपको राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया, मतलब कि इन कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको, ठीक है। हाँ, ये बटन खुल गया शायद। तो अगर आपको राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया तो आपको बिल्कुल भी कोई भी चीजों पे प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्लियर है इतना? हाँ, ये चीज समझ लो। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आर कंसेंट्रिक सर्कल्स whose center lies on the wire। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ इसीलिए खड़ी हूँ ना। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, एक बैटरी ले लो, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे रखा है और नेगेटिव टर्मिनल ऊपर रखा है। जिस साइड पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहां से क्या, उसी साइड से हमारा क्या निकलता है, करंट निकलता है। इसको एक ऐसा हमने पूरा कनेक्ट कर लिया और यहाँ से ये वायर है, इसमें करंट ऐसे से जा रहा है, करंट नीचे से निकल रहा है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल मैंने नीचे रखा हुआ है। और एग्जाम में भी ज्यादातर अपन यही केस बना के आते हैं, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल नीचे रख ले तो, और जो करंट होता है वो हमारा नीचे से ऊपर की साइड जा रहा होता है, मतलब कि करंट जो हमारा, करंट का जो है डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे बताओ करंट का डायरेक्शन क्या है। करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, मतलब कि अपन ये ऐसे रखा हुआ है, करंट का डायरेक्शन हमारा अपवर्ड है। अब आप पूछोगे आपने ये क्या लगा दिया है, ये ना एक कार्डबोर्ड है, जैसे कि ना देखो ये मेरी पेंसिल है, ये मेरा जो है वायर है, इसके बीच में मैंने इसको बीच से काट के क्या कर दिया, इसको बीच से काटा मैंने, और जैसे देखो यहाँ पे ये ऊपर ये हो गया और नीचे ये पेंसिल लगी है, ठीक है। ये वायर सेम वायर है, इसको ऐसे देखो, आई होप समझ में आ रहा होगा ना, ये है। तो यहाँ पे ये मैंने बीच में क्या लगा दिया है, इसके बीच में मैंने क्या लगा दिया है, एक कार्डबोर्ड लगा दिया है। कार्डबोर्ड मतलब कि एक पुट्ठा वगैरह मैंने कुछ लगा दिया और इसमें करंट जा रहा है। इसमें अपन में मैंने इसमें कार्डबोर्ड में छेद किया है, ठीक है ना, कार्डबोर्ड में छेद किया है, इस वायर को नहीं काटा है। वायर को काट दोगे तो करंट ही कैसे फ्लो होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक वायर ली है, उसको बीच से, और एक कार्डबोर्ड लिया है, कार्डबोर्ड के बीच में होल कर लिया है और ऐसे ये वायर को होल से अपन ने डाल दिया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इस कार्डबोर्ड में अपन क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखेंगे, ठीक है। कार्डबोर्ड में अपन को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। तो अपन कैसे ड्रॉ करेंगे, जब हमारा करंट ऊपर की साइड जा रहा है, क्या करंट हमारा ऊपर की साइड जा रहा है, ऐसे करंट हमारा ऊपर की साइड जा रहा है, तो हमारी जो फिंगर्स होंगी वो किस, फिंगर्स का सिर्फ आप डायरेक्शन देखने की कोशिश करो। करंट ऊपर की साइड है, मतलब कि जो मेरा थंब होगा वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जल्दी से बताओ। थंब मेरा अपवर्ड की डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। अब अपने फिंगर्स को देखो ऊपर रख लो, कहाँ कैसे भी, हाँ अंगूठा बस ऊपर रखो बस। अब देखो ये कौन सा डायरेक्शन मूव हो रहा है, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये देखो समझ में आ रहा है क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो उल्टा घूम रहा है ना मेरा हाथ, ये देखो मेरा हाथ उल्टा घूम रहा है, ये उल्टा घूम रहा है ना, ये डायरेक्शन ना ऐसे ऐसे घूम रहा है मेरा हाथ, तो ये डायरेक्शन कौन सा होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे एक साथ नॉर्मल सा भाई कार्डबोर्ड ड्रॉ कर लेना और ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल बना लेना। आप लोग को, काफी लोग को ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब नहीं पता होगा, तो अपन ने 6th क्लास में ये चीज पढ़ते हैं अपन कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, नहीं पता, बहुत आसान है। देखो ऐसे
कुछ किसी भी एक पॉइंट ले लो अपन, जैसे इसका बीच में यहाँ पे पॉइंट है जहाँ से अपनी वायर ऊपर निकली है, तो उस पॉइंट से लेके अपन कितने सर्कल बना सकते हैं ना, सर्कल सही से बनाना। एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल किन्हें कहते हैं, ऐसे सर्कल जिनका पॉइंट सेम हो, मतलब कि उनका सेंटर सेम हो और रेडियस अलग अलग होता चला जाए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, फिर से रिपीट कर रही हूँ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है और रेडियस बड़ा कर करके अपन और भी ज्यादा बड़े बड़े सर्कल्स रेडियस बढ़ाते जाओगे और जो सर्कल्स बनते जाएंगे उन्हें अपन क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पे भी कैसे सर्कल्स बन रहे हैं, यहाँ पे जो भी सर्कल्स बन रहे हैं उनका जो है सेंटर क्या है, सेम है, सेंटर सेम है और रेडियस अलग अलग होता जा रहा है, ठीक है। और जब अपन का करंट नीचे से ऊपर की साइड मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो जो हमारा हैंड मूव हो रहा है वो किसमें, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। क्या कैसे मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आप जो एरो का डायरेक्शन बनाओगे तो क्या बनाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये यहाँ से ऐसे गए, ये यहाँ से आए, मतलब कि एरो अपन ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। ये एरो मैंने लगा भी रखे, यहाँ से ऐसे गए ऐसे, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे 12 रहता है, यहाँ पे 3 रहता है और फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, तो ये ऐसे उल्टा घूम रहा है ना इस डायरेक्शन में, इसीलिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लियर हो गया। ये डायग्राम काफी बार आपको एग्जाम में बनाना पड़ता है और ये चीजें समझानी पड़ती है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन तो आपको लिखने की जरूरत नहीं रहती कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रहते हैं, बस आपको इतना बताना रहता है कि मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और जब मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बना दोगे और आप इसमें बताओगे कि मैंने जो करंट का डायरेक्शन है हमारा वो अपवर्ड है और जब हमारा करंट अपवर्ड की डायरेक्शन से होगा तब आप फिर उसके बाद लिखिए पूरा राइट हैंड थंब रूल लिखना। राइट हैंड थंब रूल जब आप लिख दोगे तो बता देना कि यहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर इन नेचर। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आप देख रहे हो कैसे सर्कुलर इन नेचर है, मतलब वो गोल गोल होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे हमारी सर्कुलर नेचर, यहाँ पे भी नहीं, हर केस में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो सर्कुलर नेचर की होती है। यहाँ पे फिर देखो करंट, अगर करंट मैंने क्या बताया, ये चीज तो मैं पहले भी बता चुकी, अगर हमारा करंट ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हमारा करंट जो है वो डाउनवर्ड मतलब कि नीचे के साइड फ्लो हो रहा है तो जो हमारे डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा। क्लियर हो गए। क्या मैंने बताया कि अगर हमारा अगर हमारा करंट जो है वो अपवर्ड की साइड पे रहेगा, राइट हैंड से पता करते हैं, करंट हमारा अपवर्ड के साइड मतलब कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हमारा करंट नीचे के साइड तो हमारी जो थंब रहेगा वो भी करंट नीचे जा रहा है तो हमारा थंब भी नीचे के साइड पॉइंट करेगा और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा। क्लियर है। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट बताऊं तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्टेट करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट इज। जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है कि मतलब वो कितना स्ट्रॉन्ग होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड या फिर कितनी वीक होगी, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैंने बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर। देखो जितना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा, हमारी कोई भी एक वायर है, जैसे हमने पढ़ा था ना करंट की एसआई यूनिट क्या होती है। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन मिला मुझे, आप लोग पहला चैप्टर अच्छे से पढ़े हो इलेक्ट्रिसिटी वाला या नहीं पढ़े हो, इससे पता चलेगा। सब लोग फटाफट से बताओ कि करंट की एसआई यूनिट क्या होती है। मैं वेट कर रही हूँ, सीरियसली मैं नहीं बताने वाली क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से वो चीज़ें उसकी क्या एम्पियर की क्या डिफाइन वगैरह होती है, मैं तो आंसर ही भूल गई यार, शिट। कोई बात नहीं, करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है और मैंने एम्पियर वगैरह की डिफाइन वगैरह अच्छे से बता रखी है, ठीक है। तो वहाँ से क्लियर कर लेना क्योंकि एम्पियर की डिफाइन भी पूछी जाती है। तो आंसर तो बता ही दिया है, आप क्या ही कर सकते हैं। चलो, तो एसआई यूनिट करंट की क्या होती है, एम्पियर होती है। तो जितना ज्यादा एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा, मतलब कि एक वायर से जितना ज्यादा हमारा करंट फ्लो हो रहा होगा, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उतनी ज्यादा क्या होगी, स्ट्रांग होगी, ठीक है। जितना ज्यादा करंट किसी भी वायर से फ्लो होगा तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्ट्रांग होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब काफी लोग को नहीं समझ में आता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू, है ना, सीधा सीधा वैल्यू, है ना। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड आप बता सकते हो 5 है, 10 है, तो 10 वाली तो स्ट्रांग होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो नॉर्मल है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है।
सो इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर। अगर हमारे किसी भी वायर में करंट ज़्यादा है तो जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो भी ज़्यादा रहेगा। और अगर हमारा करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर कम है तो जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है ना, सो ग्रेटर द करंट इन द वायर स्ट्रॉन्गर विल बी विद द मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा हमारा करंट फ्लो रहेगा, करंट जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर हमारा करंट कम है तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो क्या रहेगा, वीक रहेगा। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बताऊं, देखो इनवर्सली the magnitude of magnetic field is inversely proportional to the distance of that point from the wire। देखो जैसे कि एक मैंने बताया था ना कि यहाँ पे हमारी एक ये वायर जा रही थी, है ना, और जिसमें करंट जब ऊपर फ्लो हो रहा था तो जो हमारे ऐसे ऐसे सर्कल्स बन रहे थे और ये 3-4 सर्कल्स मैंने बना के दिखाए थे। देखो जैसे जैसे अपन इस वायर से दूर जाएंगे, जैसे अपन यहाँ पर इस पॉइंट पे देखेंगे तो क्या लिखा है, ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर वीकर विद द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखो यहाँ पे ये अपन इस पॉइंट से सेंटर से अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दूर जा रहे हैं। तो जब अपन दूर जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो हमारी वीक होती जाएगी। सो अपन अगर अपन से ऐसा क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि यहाँ पे पॉइंट ए बना दे और यहाँ पे पॉइंट बी बना दे, ठीक है, तो हमसे पूछ ले कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो अपन क्या बताएंगे, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जितना ज्यादा कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर के पास में रहेगी, वायर के पास में रहेगी, वहां पे अपना क्या रहेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो क्या रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। क्लियर है ना। जैसे जैसे अपन वायर से दूर जाते जाएंगे तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वीक होती जाएगी। लिखा हुआ है ना, ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वायर कैरिंग करंट वीकर विद द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे जैसे अपन वायर से दूर जाते जाएंगे हमारा वायर से डिस्टेंस बढ़ेगा, जितने ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा होगा हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो उतनी ज्यादा क्या होगी, कम होगी। क्लियर हो गया। अब अपन सर्कुलर लूप के बारे में पढ़े कि जैसे अपन अभी तो स्ट्रेट वायर के बारे में पढ़े थे, अब सर्कुलर लूप का मतलब कि उसकी गोल गोल अपन ने रिंग बना दी, ठीक है, गोल गोल उसकी रिंग बना दी, तो उसमें जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती हैं तो वो कैसे बनती है, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर मतलब कोई भी अपन एक सीधी वायर ले ले उसको अपन राउंड शेप में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो देखो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप। देखो यहाँ पे मैंने ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, कुछ भी चीजें नजर नहीं आ रही मुझे अपनी टेबल पे, कैसे, देखो तो देखो ये मैंने चेन ली है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये हमारी वायर है, ठीक है, ये हमारी तार है और इसे अपन क्या कर रहे हैं, सर्कुलर शेप में ऐसे मोड़ रहे हैं, ऐसे इस तार को अपन ने मोड़ लिया, ठीक है, ये तार को मोड़ लिया और इस तार के बीच में अपन को क्या लगाना है, एक कार्डबोर्ड लगाना है। ये ऐसे, एक मिनट यार, ये सिर्फ हमारी गोल तार है, इसके यहाँ से अपन इसमें ना बैटरी कनेक्ट करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। ये देख सकते हो ये तुम्हारी तार है और ये नीचे से ऐसे आ रही है और यहाँ पे क्या है, हमने इसमें बैटरी कनेक्ट करनी है और ये यहाँ पे क्या है, इसमें अपन ने अब इस कार्डबोर्ड में पहले अपन ने क्या किया था, एक होल किया था जिससे कि अपन वायर को निकाल दिए थे। अब इस कार्डबोर्ड में अपन कॉपी में क्या करेंगे कि अपन 2 होल करेंगे, ठीक है, एक होल यहाँ पास, एक होल यहाँ पास, तो दोनों होल से जब इस तार को ऐसे डाल देंगे तो ये ऐसे लटक जाएगी बीच में, ये ऊपर से ऐसे, एक मिनट ना, देखो ये ऊपर से हमारी ये ऐसे दिखेगी और नीचे से भी ये हमारी ऐसे दिख रही होगी। इसमें इस तार को अपन ने नहीं काटा है, इस कॉपी पे या कार्डबोर्ड पे अपन ने होल करके इसको निकाला, तो ये नीचे से भी ऐसे दिख रही होगी। तो सेम वही चीज यहाँ पे ये बनी हुई है, ठीक है। ये एक वायर थी जिसको अपन ने क्या किया, सर्कुलर शेप में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, सर्कुलर शेप में चेंज कर दिया और ये नीचे से है। इसमें अपन ने क्या लगा लिया, बैटरी लगा ली, इसका पॉजिटिव टर्मिनल अपन ने इस साइड रखा और निगेटिव टर्मिनल इस साइड पे रखा। पॉजिटिव टर्मिनल से, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है, हमारा करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल साइड से निकलता है। पॉजिटिव टर्मिनल साइड से हमारा करंट निकलेगा, करंट जाता जाएगा और इस वायर से पास होगा ऐसे और यहाँ पे फिर ये वापस आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कहूंगी कि हमें ये जो करंट फ्लो हो रहा है किसी भी वायर में, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अराउंड क्या बन रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही होगी और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपन को किस पे ड्रॉ करनी है, एक इस कार्डबोर्ड पे ड्रॉ करनी है जो अपन ने ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब देखो
मैग्नेटिक, अपन को क्या पता था कि अगर हमें करंट का डायरेक्शन पता है तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपन को करंट पता है, करंट की डायरेक्शन पता है, तो अपन उससे क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ जो करंट है यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, ये यहाँ पे अपवर्ड की साइड पे जा रहा है, यहाँ से ये अपवर्ड ऊपर की साइड पे करंट जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा। तो ये करंट किस साइड पे जाएगा, राइट हैंड को यूज करना, कोई भी लेफ्ट हैंड को यूज मत करना, वरना सब कुछ गलत हो जाएगा, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ का वर्ड गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक आ गया मुंह में, बोल दिया, कोई बात नहीं। देखो तो यहाँ से करंट, हाँ वो गैया और गोबर के बारे में मत सोचो, प्लीज पढ़ लो, ठीक है, सीरियसली। यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, तो ये करंट अपना क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। करंट किस साइड जा रहा है, ऊपर की साइड। करंट किस साइड जा रहा है, ऊपर की साइड। हमारा थंब कहाँ पे पॉइंट करेगा, ऊपर की साइड। और ये जब हमारा थंब करंट ऊपर की साइड जा रहा है तो हमारा थंब ऊपर की साइड पॉइंट करेगा, तो अपनी जो ऊपर की साइड फिंगर्स रहती है वो क्या होती है, ऐसे 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 ऐसे, आने दो आने दो आने दो आने दो, हाँ लाइक शेयर आने दो, वो वीडियो रील्स देखी आपने, हाँ आंधे आंधे आंधे, लाइक शेयर सब्सक्राइब आने दे वो होता है, चलो कोई बात नहीं। तो हमारा हाथ ऊपर के साइड पॉइंट कर रहा है, थंब जो है हमारा ऊपर के साइड पॉइंट कर रहा है, मतलब कि क्या है कि जो करंट है वो ऊपर के साइड फ्लो हो रहा है, इसलिए हमारा थंब ऊपर के साइड पे है। और जब ऊपर की साइड है तो अपनी फिंगर्स देखोगे, इस वायर को पकड़ो, ऐसे हमारी कर्ल्स हो रही होंगी, ऐसे कर्ल हो रही होंगी, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज में। क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहाँ पे मैंने कैसा डायरेक्शन बनाया, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसा मैंने डायरेक्शन बताया, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस साइड पे अपन जो भी सर्कल्स बनाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे, वो उनका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अब इस साइड पे देखो, जैसे जैसे ये करंट फ्लो होता जाएगा आगे, तो ये ऊपर को जा रहा था, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की साइड करंट हमारा, अब यहाँ पे देखो ना, करंट जहां तक आएगा, जब ये करंट जब यहाँ तक ऐसे आ जाएगा, तो ये जो हमारा करंट होगा वो क्या, नीचे के साइड आ जाएगा। और जब करंट नीचे के साइड, करंट अब नीचे के साइड है, तो हमारा जो थंब होगा वो किस साइड पे पॉइंट करेगा, राइट हैंड थंब रूल तो सबको आने लग गया ना। करंट अगर नीचे के साइड है तो हमारा जो थंब होगा वो किस साइड पे, नीचे के साइड पॉइंट करेगा। जो जब नीचे के साइड हमारा थंब पॉइंट करता है तो हमारी फिंगर्स कैसे कर्ल होती है, देखो तुम्हारे साथ ऐसे खड़ी होती है, ये नीचे करंट जा रहा है, ये मेरा हाथ है, ये हम है, ये हमारा हाथ है, ठीक है, ये हम है और ये हमारा हाथ है, और ये हमारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट नीचे के साइड आ रहा है, यहाँ पास जो कि, तो यहाँ पे देखो ऐसा, ये समझ में आ रहा है ना, मैं इसे उल्टा खड़ा होकर आपको जब, ताकि हाथ मेरे सही समझ में आ सके। तो जब आप इस करंट कैरिंग वायर में अपने थंब को नीचे करोगे, क्योंकि करंट नीचे है, और अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो आपकी फिंगर्स ऐसे ऐसे कर्ल होंगी। ये देखो, ये देखो, ये हो गई, तो ये ऐसे गई है, ये ऐसे गई है, मतलब कि क्लॉकवाइज है। यहाँ पे क्या होगा, जब करंट ऊपर जा रहा था तो हमारा क्या था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। और जब हमारा जो करंट वो है, करंट जब नीचे के डायरेक्शन में है, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए क्लॉकवाइज साइन बनाया है ना, क्लॉकवाइज साइन दिख रहा है, उल्टा बना दिया क्या मैंने, सॉरी, यहाँ पे मैंने सब उल्टा बना दिया, ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, इसको आप करेक्ट करो पूरा। यहाँ पे क्लॉकवाइज, यहाँ पे ये ऐसा होगा नीचे की साइड, यहाँ पे कैसे होगा पूरा, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, सॉरी। यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे के साइड होगा ना, ऐसा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गया, समझ में आ गया। इस साइड क्या था, इस साइड एंटी क्लॉकवाइज था, जब हमारा करंट जो था वो ऊपर जा रहा था, तो हमारा जो डायरेक्शन था वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा था, बताओ ना, बोल दिया करो यार, कभी कभी बोलो जल्दी से, कैसा था। जब हमारा करंट ऊपर जा रहा था तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज था, और जब हमारा करंट नीचे आ रहा था तो डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज साइन बनेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया लूप में कैसे बनता है, एक पार्ट पे जो रहता है वो करंट का डायरेक्शन ऊपर रहता है, इसीलिए एक पार्ट पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो क्या रहता है, एंटी क्लॉकवाइज रहता है। और फिर नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या हो जाता है कि जो हमारा
हमारा करंट का डायरेक्शन रहता है वो क्या रहता है, डाउनवर्ड रहता है। और जब हमारे करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड रहता है तो हमें राइट हैंड थंब रूल से क्या पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। इतना क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे देखो वही चीज मैंने लिखी हुई है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर होती है, गोल गोल होती है। फिर देखो as we move away from concentric circle representing magnetic field lines become bigger and bigger। जैसे जैसे अपन जो वायर से दूर जाते जाएंगे तो जो हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, वो क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। क्लियर है। जैसे आप अभी 9th में थे, 10th में धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो, तो वैसे यहाँ पे भी जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रहेंगे वो क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एट इट्स सेंटर इज। जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, किस चीज के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, जब अपन वायर को सर्कुलर शेप में, मतलब कि ऐसे सर्कुलर शेप में मोड़ देते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। देखो पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर लूप। इस सर्कुलर लूप से जितना ज्यादा हमारा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा हम क्या कह सकते हैं, इस सर्कुलर लूप से हमारा जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा हम कह सकते हैं कि उतनी स्ट्रॉन्ग क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा हमारा क्या रहेगा, करंट, उससे उतनी ज्यादा हमारी क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। मैं भी क्या बोल रही हूँ, देखो एक बार क्लियर बोलूं, कोशिश करती हूँ। देखो जितना ज्यादा किसी भी एक सर्कुलर वायर से जितना ज्यादा हमारा करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा वहां पे स्ट्रॉन्ग क्या रहेगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। जो हमारा मैग्नीट्यूड रहता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो रहता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का अगर आपको केस याद होगा, इलेक्ट्रिसिटी पे भी अपन ने पढ़ा था कि जैसे कोई भी चीज अगर किसी भी चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज घटेगा, और अगर ये चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, क्या मैंने बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर लूप के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर हमारा रेडियस बढ़ेगा तो जो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कम होगी, और अगर रेडियस हमारा कम होगा तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। देखो रेडियस बढ़ेगा कैसे, जैसे ये जो हमने लिया है इसको अपन इतना बड़ा बना ले, ठीक है, तो इसमें हमारा रेडियस ज्यादा है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम है। अगर इसी सर्कल को अपन वायर को लेके एकदम छोटा सा सर्कल बनाए, यहाँ पे ऐसे, मतलब ये नीचे निकला रहे लेकिन बहुत छोटा सा, एकदम इतना छोटा सा सर्कल बनाए और ये ऐसा रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सर्कल का रेडियस कम हो जाएगा। जब रेडियस कम हो जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगी वो ज्यादा हो जाएगी। यहीं पे वही चीज लिखी हुई है, समझ में आ गया ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर रेडियस ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम है, और अगर रेडियस हमारा क्या है, कम है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। फिर नेक्स्ट देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाय। जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, कितनी ज्यादा वीक रहेगी। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपन स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड को अपन स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, तो दो चीजें होती है इसके लिए। इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इन द कॉइल। जैसे यहाँ पे अपन ने एक वायर का, मतलब एक एकदम बहुत, वायर तो देखा होगा कितना पतला होता है, तो अपन ने सिर्फ एक पतला वायर लिया है। अगर ऐसे ज्यादा नंबर अपन ले लें, मतलब उस वायर पे जैसे अपन वायर इकट्ठा करते हैं ना, तो ऐसे उसको घुरमेलते हैं ना, जब इलेक्ट्रिशियन लोग को देखा होगा कि जब वो इलेक्ट्रिसिटी वाला काम खत्म हो जाता है तो बची कुची वायर वो ऐसे करके लपेट लेते हैं। तो ऐसे करके अपन जितने ज्यादा नंबर टर्न ले लेंगे, जितने ज्यादा नंबर उस सर्कुलर कॉइल में
जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतनी ज़्यादा हमारी क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा रहेगा। फिर सेकंड देखो, बाय डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द कॉइल। मैंने बताया ना कि अगर अपन रेडियस को डिक्रीज कर देंगे, क्यों, हाँ आँख मर गई लगता है, अगर अपन रेडियस को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या, रेडियस को डिक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, अगर रेडियस को इंक्रीज करोगे तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अपन थर्ड चीज पढ़ते हैं, सोलेनॉइड। लेकिन सोलेनॉइड पढ़ने से पहले आपको मैं एक क्लॉक फेस रूल बताती हूँ। जैसे एक राइट हैंड थंब रूल बताया ना, तो राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया था, तो ये स्ट्रेट वायर और सर्कुलर का केस तो हमें आसानी से समझ में आ गया। इसी तरह से सोलेनॉइड को समझने के लिए अपन क्लॉक फेस रूल समझते हैं। क्लॉक फेस रूल कभी पेपर में पूछा नहीं जाता है, ऐसा कुछ भी उसकी डिफाइन वगैरह कभी पेपर में नहीं आती है, बट उस कॉन्सेप्ट को, सोलेनॉइड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें क्लॉक फेस रूल की जरूरत पड़ती है और हमें आना भी चाहिए ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ेंगे अब, क्लॉक फेस रूल। ठीक है, देखो क्लॉक फेस रूल फटाफट से। If the current around the face of circular wire flow in the clockwise direction, then that face of the circular coil हो गया, circular coil wire will be south pole। यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे हमारी एक ये वायर है, ठीक है, ये वायर को हमने कंटिन्यू ऐसे, मतलब एक वायर थी उसको अपन ने ऐसे ऐसे रोल कर दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा रोल कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ये वायर का यहाँ पे जो ये पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट में अगर जो हमारा करंट है वो कैसा फ्लो हो रहा हो, इस पॉइंट पे अगर हमारा जो करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा हो, तो इस फेस को अपन क्या बोलेंगे, ये जो हमारा ये साइड रहेगा, अगर उसको, इस वायर को अगर अपन किसकी तरह, मैग्नेट की तरह ट्रीट करने लगे, तो ये यहाँ पे अगर हमारा करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये जो साइड है हमारा वो क्या है, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। इफ द करंट अराउंड द फेस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल इन द circular flows in the anti-clockwise direction, then that face of the coil will be north pole। और अगर इसी वायर में किसी भी एक एंड पे अगर जो हमारा करंट होता है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज, जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा तो वो फेस किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। ये भी आप लोग को, काफी लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे वायर के ये जो बता रही है क्या होता है। जस्ट अभी सोलेनॉइड का डायग्राम देखोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट ये दो पॉइंट्स को थोड़ा सा साइड में अपनी कॉपी में ऐसे नोट कर लो कि जहां पे करंट हमारा क्लॉकवाइज रहता है, इतना सारा तो ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मेन इसका सार ये देखो कि जहां पे हमारा करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा वो साइड हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। और जहां पे अपना जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो पोल हमारा कौन सा होगा, नॉर्थ पोल होगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे अपन ये ना होता है ना कि ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजों में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। जब एग्जाम में आप बैठ के ये चीज याद करोगे तो हो सकता है आपको याद आ जाए कि क्लॉकवाइज नॉर्थ रहता है, तो ये कंफ्यूजन बना रहता है। तो इसको आसानी से, ये जो हमारा क्लॉक फेस रूल है, इसको आसानी से याद करने का एक तरीका बताती हूँ। देखो यहाँ पे एक करंट जा रहा है, एक 2s वायर बना लो, ठीक है, 2s के आप क्या करो, वायर बना लो। एक वायर में आप क्या करो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये है ना कि ऐसे ये करंट ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक वायर में हमने क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना लिया। एक वायर में हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बना दिया, ऐसे ऐसे उल्टा। अब देखो साउथ पोल होता है और हमारा नॉर्थ पोल होता है, तो इस साउथ पोल को तो ऐसे बना लो और एन को भी थोड़ा सा ऐसे क्या करते हैं अपन, घुमा के ऐसे करके बना लेते हैं। देखो साउथ पोल मतलब कि देखो एस में इस साइड नीचे की करंट, देखो यहाँ पे जब अपन ने करंट को क्लॉकवाइज फ्लो कराया था तो हमारा एस मैच कर रहा है, यहाँ पे एस बनाओगे तो यहाँ पे ऐसे करंट जाता हुआ, ये एस आपको ऐसे करंट जाता हुआ दिख रहा है ना, ऐसा, और ये नीचे आता हुआ करंट। तो साउथ पोल क्लॉकवाइज करंट जब भी आप बनाओ तो वहाँ पे क्या बनाओगे, एस बना के लिखोगे तो वहाँ पे साउथ पोल आएगा। और यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे जब आप एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसा जाएगा, तो अपना एन बन, जब अपन घुमा के ऐसे बनाते हैं तो ये मैच कर जाता है और अपन को आसानी से याद आ जाता है कि जब अपना करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो वहाँ पे कौन सा पोल रहेगा, नॉर्थ पोल रहेगा, और जब अपना क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो वहाँ पे कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। ये दो डायग्राम आप याद रखना, बाकी सारी चीजें आपको आसानी से आ जाएगी। आ रहे हैं समझ में कैसे एस से ये नीचे आ रहा है और एस की डंडी से भी नीचे एरो बना लो,
तो याद रहेगा कि जहाँ पे क्लॉकवाइज वहाँ पे क्या साउथ पोल, और जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज वहाँ पे क्या नॉर्थ पोल। अब मैं डेफिनेटली सोलेनॉइड के बारे में पढ़ाऊँ आगे, ये चीजें क्लियर हो गई ना। फिर से एक बार रिवाइज कराती हूँ क्या चीज कि जब हमारा क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या रहेगा, क्लॉकवाइज जिस भी साइड पे करंट जो हमारा रहेगा वो क्लॉकवाइज में फ्लो हो रहा होगा तो वो हमारा क्या रहेगा, साउथ पोल रहेगा। और जिस भी करंट कैरिंग वायर में हमारा जो करंट एक एंड से अगर अपन एक साइड से देखें तो अगर हमें क्या दिखे, वो एंटी क्लॉकवाइज दिखे। क्या दिखे, एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो हमारा कौन सा पोल हो जाता है, नॉर्थ पोल हो जाता है। क्लियर है ये, सोलेनॉइड पढ़े। और देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड अपन ने अभी किसके बारे में पढ़ा, अपन ने देखा कि जब स्ट्रेट वायर रहती है तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। फिर अपन ने देखा कि वही वायर को जब अपन क्लोज लूप में मतलब लूप में चेंज कर देते हैं, सर्कुलर लूप बना देते हैं, तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है। अब अपन देखेंगे कि सोलेनॉइड जो होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है। अब आप में से काफी लोग ये बोलोगे कि कब से सोलेनॉइड बके पढ़ी है, सही है वर्ड वैसे यूज करना, बके पढ़ी है बोलते हैं, मतलब कब से आप ये बोलोगे कि कब से सोलेनॉइड रट लगा के रखी है, लेकिन अभी तक बताई नहीं कि सोलेनॉइड होता क्या है। हम बेसब्री से इंतजार करे चले हैं और ये बता नहीं रही है। इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई है, समाप्त हुई है। अब अपन फाइनली जानेंगे कि हमारा सोलेनॉइड क्या होता है। देखो ये सोलेनॉइड एक सीधे सीधे मान लो एक अपन ने वायर ले ली है, अपन तार ले ली है, जैसे वो स्प्रिंग देखा ना तुम लोगों ने, एग्जैक्टली सोलेनॉइड ना उस स्प्रिंग की तरह होता है। ठीक है, अब मेरे पास तो यहाँ पे स्प्रिंग वगैरह नहीं है मेरे पास, तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, बट आप वही चीज मान लो कि जैसे हमारे स्प्रिंग गोल गोल लपेटा होता है ना, वैसे ही अपन ने क्या किया है, एक तार को लिया है और उसको स्प्रिंग की तरह, जब अपन स्प्रिंग जैसे खींचते हैं ना, ये स्प्रिंग होगी, उसको खींचते हैं जब अपन तो वो दूर दूर हो जाती है और उसके ऐसे ऐसे वायरिंग रहती है, ऐसे गोल गोल रहती है। उसी तरह से एक सोलेनॉइड होता है। सोलेनॉइड क्या रहता है, अपन एक तार ले लेते हैं और उस तार को अपन क्या करते हैं, उसको ऐसे 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 करके स्प्रिंग के शेप में बना देते हैं। बस यही चीज है सोलेनॉइड, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने भाई अभी ये सब भूल जाओ कि ये सर्किट वगैरह कुछ सब कुछ भूल जाओ, इतना बस देखो कि ये स्प्रिंग है, ऐसी 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 ये स्प्रिंग है। अब यहाँ पे जो मैंने कटा कटा सा बनाया है ये पीछे की स्प्रिंग है, और ये जो आगे का ऐसा ये जो मतलब गोल्ड पूरा पूरा बना हुआ है, तो ये आगे का पार्ट है। जो डॉटेड लाइंस है इन्हें डॉटेड लाइंस बोलते हैं। ये डॉटेड लाइंस क्या है, पीछे की स्प्रिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो फुल लाइंस है, जो फुल सर्कल्स बन रहा है ना, ये आगे की स्प्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो द सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। सोलेनॉइड क्या है, एक लंबी सी कॉइल है किसकी, जिसमें एक कॉपर वायर, जो एक कॉपर वायर थे उसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स है। अब क्या करो, इस ये जो स्प्रिंग है उसके जैसे दो छोर होंगे, दो एंड होंगे, तो उस दोनों एंड को अपन पकड़ के क्या करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, और इस साइड हमने पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया है और इस साइड हमने निगेटिव टर्मिनल ले लिया है। बचपन की दुनिया से, करंट इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया से, चैप्टर नंबर 12 याद नहीं कौन सा चैप्टर था यार, इलेक्ट्रिसिटी याद है मुझे, तो उस वाले चैप्टर की दुनिया से ये चीज़ हमें पता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहाँ से हमारा क्या निकलता है, करंट निकलता है। जैसे हम अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलते हैं, वैसे पॉजिटिव टर्मिनल करंट का गेट होता है, वो वहाँ से बाहर निकलता है। अब दे दनादन बाहर निकला, अब ये करंट ऐसे जाता जाएगा और यहाँ पे ऐसा जाएगा, फिर यहाँ पे ये ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसे बाहर आया ऐसे करके, फिर यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ से ऐसे निकला बाहर, फिर ये आगे बढ़ा यहाँ गया, फिर ये ऐसे, मतलब कि ऐसे ऐसे करंट बढ़ता चलेगा, यहाँ से निकल के सीधे फिर ये निगेटिव टर्मिनल से वापस चला जाएगा, फिर वही करंट निकल के चला जाएगा। यहाँ पे स्विच है, ये स्विच हमने बंद कर दिया ताकि जो एक कंटिन्यूअस पाथ बन सके और जो हमारा करंट है वो फ्लो हो सके। तो देखो इतना समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। एक बार और रीड कर लेते हैं फटाफट से, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट हमारे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहते थे, जैसे हम बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे, वैसे ही सेम अपन मैग्नेटिक फील्ड किसमें बनाएंगे, सोलेनॉइड के केस में अपन वैसे ही सेम बनाएंगे। जस्ट देखो मैं आपको एक बार बार मैग्नेट के बताती हूँ।
ये जैसे हमारा मैग्नेट रहता था कोई भी, और नॉर्थ पोल रहता था और साउथ पोल रहता था। तो जो यहाँ पे मैंने चैप्टर लेक्चर नंबर 1 पे ये चीज़ पढ़ाई है, बहुत अच्छे से समझाई है कि जो हमारा बार मैग्नेट रहता है, एक मैग्नेट रहता है, उसमें कहाँ से नॉर्थ पोल से क्या निकलते हैं, नॉर्थ पोल से हमारी क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे एंटर करती है ना। तो ये नॉर्थ पोल से निकलेगी ऐसे करके, ये नॉर्थ पोल से निकली और ये साउथ पोल पे हमारी एंटर की। सेम ऐसे ये हुआ, नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल पे एंटर की। यहाँ से भी ऐसे बनाओगे, नॉर्थ पोल से निकल रही है और ये साउथ पोल पे एंटर कर रही है, नॉर्थ पोल से निकल रही है और ये साउथ, यहाँ से ये निकल रही है ऐसे ऐसे जा रही है और ये साउथ पोल पे एंटर कर रही है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड, एक बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे एंटर करती है। और अंदर क्या होता था, अंदर तो ये साउथ पोल से आती हुई दिखेगी, अगर हम अंदर से देखेंगे तो यहाँ पे साउथ पोल से जा रही है और नॉर्थ पोल से निकल रही है ना। तो अगर अपन से पूछे कि मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती है तो क्या बताओगे, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड इन साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर क्या होता है, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड इन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड के बाहर क्या, सॉरी मैग्नेट के बाहर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, लेकिन जब अपन मैग्नेट के अंदर बताते हैं तो अपन मैग्नेट के अंदर क्या कहते हैं, साउथ पोल से निकलती है और नॉर्थ पोल पे एंटर करती है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भी सेम, ये जो सोलेनॉइड है इसमें भी सेम यही चीजें होंगी। देखो मैंने क्या बताया था कि साउथ पे एंटी क्लॉकवाइज रहता है या क्लॉकवाइज रहता है, बना के देख लो। ऐसा करो, दो बनाया हमने, अब एक में करंट हमने कैसे भेज दिया, एक में करंट क्लॉकवाइज भेज दिया। तो क्लॉकवाइज में क्या बनाते थे, क्लॉकवाइज में साउथ बनाते थे ना, ऐसे ये एरो दोनों नीचे आ रहे हैं। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या करते थे, ऐसे करके एंड बनाते थे, ऐसा घुमा फिरा के ऐसा एंड बनाते थे और ये एरो दोनों मैच करते थे। तो जहां पे क्लॉकवाइज है वहां पे क्या है, साउथ है, और जहां पे एंटी क्लॉकवाइज है, जहां पे एंटी क्लॉकवाइज है वहां क्या है, नॉर्थ है। तो यहाँ पास अब देखो, यहाँ पास जब आप ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ना ऐसे जा रहा है, देखो कैसे बताएं हम, ये ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज तो समझ में आता है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं, ये ऐसे करंट जा रहा है, मतलब ऐसे ये नीचे आया, यहाँ से इस एरो से आप गौर करो, इस एरो से ये नीचे गया और ये ऊपर गया, इस एरो को बना यहाँ पे, ये यहाँ से पहले नीचे का एरो लगा है, फिर ये ऊपर का एरो लगा है। तो ये क्या है, ये हमारा क्लॉकवाइज का साइन है ना। यहाँ पे ये एरो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है, नीचे एरो आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, मतलब कि ये हमारा कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। और अब जब आपको एक साइड पता चल गया कि साउथ पोल है, तो दूसरे साइड ऑब्वियसली वो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई कंफ्यूजन है? एक साइड अगर आपको पता चल गया कि कौन सा है, साउथ पोल है, तो दूसरे साइड डेफिनेटली आपका नॉर्थ पोल होगा। ये तो क्लियर है, ठीक है ना, समझ में आएगा ना। एक साइड साउथ पोल पता लगा लिया, एक साइड का डायरेक्शन बस देख लिया करो, और दूसरे साइड ऑलरेडी अपन इस साइड अगर नॉर्थ पोल आता तो इस साइड साउथ पोल, और इस साइड साउथ पोल तो इस साइड नॉर्थ पोल। अब मैंने क्या बताया कि नॉर्थ पोल से, जो हमारा नॉर्थ पोल होता है वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो इसमें भी सेम ऐसे करो कि यहाँ से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को निकालो, इसको इरेज कर देते हैं। वाह, हाथ ऐसे मिटा दिया हमने। ये यहाँ पे एंटर करेगी, ठीक है, और ये फिर ऐसे निकलेगी, फिर यहाँ पे एंटर करेगी। सेम ऐसे नीचे के लिए बना लो, यहाँ से ऐसे निकलेगी कहीं और ये एंटर करेगी, यहाँ से ऐसे निकलेगी और यहाँ से ये एंटर करेगी, ठीक है। नॉर्थ पोल से निकल के जा रही है ऐसे, और ये साउथ पोल पे ऐसे एंटर कर रही है। ये ऐसे नॉर्थ पोल से निकल के जा रही है और ये साउथ पोल पे क्या कर रही है, एंटर कर रही है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और फिर यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, जो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी होती है वो स्ट्रेट होती है, ठीक है। जो हमारी मैग्नेट के सोलेनॉइड के जो अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट होती है। और सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है वो कहाँ से जा रही होती है, साउथ से नॉर्थ में जा रही होती है, ठीक है। सोलेनॉइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ में जाती है, और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ में जाती है। समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है ना, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। जो मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनॉइड के अंदर होती है वो किस तरह होती है, एक पैरेलल होती है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन की तरह होती है, ठीक है। दिस इंडिकेट दैट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल द पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। अब जब ये हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनॉइड वो जब एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि एक बराबर है, तो ये क्या, इससे हमें क्या पता चलता है, जब हम कह रहे हैं कि एक बराबर है तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्ट्रेंथ रहती है मैग्नेटिक फील्ड की, क्या जो स्ट्रेंथ रहती है मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड द सोलेनॉइड वो इक्वल रहती है। क्या मैंने बोला, फिर से बताओ, कि जो एक सोलेनॉइड रहता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो क्या रहती है, स्ट्रेट पैरेलल लाइन के फॉर्म में रहती है। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट पैरेलल लाइन के फॉर्म में रहती है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, मतलब कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वो एक सोलेनॉइड के अंदर सेम रहती है। मतलब हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखो फिर, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल द पॉइंट इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और जब एक सोलेनॉइड के अंदर हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो सेम रहेगी तो अपन क्या कह सकते हैं कि एक सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो कैसी रहती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहती है। क्या रहती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहती है। इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है इसको कैसे अपन एक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अपन इंक्रीज कर सकते हैं ना। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन, जो हमारी करंट कैरिंग वायर होती है जो मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करती है उसकी स्ट्रेंथ को अपन कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ये देखते हैं, ठीक है। जैसे लोग अपने मसल्स को कैसे बनाते हैं, मसल्स कैसे गेन करते हैं, जब वो जिम जाते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपरली एक्सरसाइज वगैरह करने से अपनी बॉडी बनती है। तो वैसे ही अपन देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के कौन कौन से ऐसे वेज हैं। तो फर्स्ट होता है द नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड। जैसे कि हमने अभी सोलेनॉइड को कैसे बनाया था, ऐसे ऐसे बनाया था ना, तो जितना ज़्यादा ये नंबर ऑफ टर्न्स अपन बढ़ा देंगे, जितना ये इंक्रीज का साइन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे आप, द लार्जर द नंबर ऑफ द टर्न्स इन द सोलेनॉइड द ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऐसे लिखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख के बता दिया। द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनॉइड पहला किस पे डिपेंड करती है, अपन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड में या फिर सर्कुलर लूप में अपन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जब अपन नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करें। नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी। फिर सेकंड देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड, जब अपन करंट को, जो इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा था, जो भी करंट जा रहा था, जब अपन करंट इंक्रीज करेंगे तब भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, द नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड जिस भी मटेरियल से बना है उस मटेरियल का नेचर अपन चेंज करेंगे तो क्या तब भी हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इंक्रीज होती है। जैसे अगर अपन इसके अंदर कोई भी एक आयरन बार डाल दे तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन रॉड एज कोर इन द सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। ये थोड़ा सा लास्ट वाला पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे ये भी बात पता है, क्योंकि ना इसके बाद जो हमारा एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये टॉपिक को, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर वगैरह क्या होता है, कैसे सोलेनॉइड में यूज होता है, ये सारी चीजें जब अपन वहां पे पढ़ेंगे तभी लास्ट पॉइंट आपको क्लियर होगा। सो अभी आप इन तीनों पॉइंट को नोट कर लो। ये जो आपका लास्ट पॉइंट रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट से स्टार्ट कराऊंगी, वहां पे मैं ये वाला पॉइंट आपका अच्छे से डेफिनेटली क्लियर कर दूंगी। सो आई होप आपको मेरे साथ पढ़ाई करने में अच्छा लगा होगा। मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे से मस्ती के साथ डिटेल में जाके, डीप में जाके क्लियर किया है। मैंने ये कोशिश की है कि आपके हर एक टॉपिक को ना मैं आसानी से, आसान तरीके से, मस्ती के साथ क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे छोटे छोटे पॉइंट्स को मिस करते जाते हैं और जब वो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने जाते हैं, जैसे आज अपन ने क्या पढ़ा है, मैक्सवेल रूल, जिसे अपन क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आपको पता है पूरा, जब एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर और आप इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह भी आगे जब मेरे साथ पढ़ोगे तो उसमें ये जो राइट हैंड रूल है ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस राइट हैंड रूल की है। जिस भी बच्चे को राइट हैंड रूल नहीं आएगा तो फिर उसको नहीं
नहीं आ पाएगा। ऐसे ही हमारा आता है, फिर उसके बाद हम अभी कुछ लेक्चर्स में देखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आएगा। लेफ्ट हैंड रूल हमारे उल्टे हाथ का ऐसा रूल होता है, उसको अपन देखेंगे। तो ये सब जो भी चीज़ें मैं छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाती चल रही हूँ, इनको अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते चलो, ठीक है, ताकि जो आगे लेवल जब हाई होगा टॉपिक्स का, थोड़ा सा जब टॉपिक्स डिस्कस होंगे तो आपके छोटे स्मॉल टॉपिक्स आपके क्लियर रहेंगे, तो आपको वहाँ पे वो उनकी अंडरस्टैंडिंग में, उनको समझने में आपको आसानी होगी। सो अगर आप ऐसे ही आप अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो, हर एक टॉपिक को आसान तरीके से मेरे साथ समझना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल सुप्रिया तांबकर को सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।